हुआ सर। हाँ हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से फिर से। आपका वहीं से जहाँ पे खत्म किए थे, थोड़ा सा लेट हो गया, 10 मिनट 15 मिनट। चलिए देखते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर, पिछले क्लास तक हम कहाँ बताए थे, करंट एसेट बताए थे। करंट एसेट के बाद हम लोग आते हैं फिक्टिशियस एसेट पे। सर फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? ये वो एसेट होते हैं जो नाम के एसेट होते हैं, मतलब काम तो कुछ नहीं है, बस नाम ही एसेट है। सर एसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो आपको वो फ्यूचर में कैश दे, या आपको बेनिफिट दे। ये ना आपको कैश देगा ना इसका कुछ बेनिफिट है। तो इसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको एसेट माना गया। अब अकाउंट्स में जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस, अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जनरली क्रेडिट में आता है, और जब पीएनएल डेबिट बैलेंस होता है तो उसको हम असेट साइड दिखाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। इसका फिक्टिशियस एसेट को भी फिलहाल रहने देते हैं। फिलहाल आपको ये समझना है दीज आर द एसेट, ना इसका कोई बेनिफिट होने वाला, ना ये फ्यूचर में आगे जाके रियलाइज होने वाला है। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश, और ना ही कोई फर्दर बेनिफिट इससे डिराइव होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ये बस नाम का एसेट होता है, काम का। कोई आज लेट हो गया हमको लगता है, आया नहीं है। चलो भाई देखते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट। तो सर ये क्या है, कैपिटल रिसीट वर्सेस रेवेन्यू रिसीट? जो बिजनेस में पैसा आता है उसको हमने दो भाग में बांटा। एक को बोला कैपिटल रिसीट और दूसरे को बोला रेवेन्यू रिसीट। अच्छा सर, तो किसको कैपिटल बोले किसको रेवेन्यू बोले, देखते हैं। पहला, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ रेगुलर नेचर आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट। पहला वर्ड आपको समझ आया, रेगुलर, मतलब ये बिजनेस में नॉर्मली होता ही है, आपको बिजनेस में नॉर्मली होता है। ठीक। अब दूसरा कैसे पता करेंगे? ये बिजनेस का इनकम होता है। जनरली क्या होता है बिजनेस का इनकम। अब फॉर एग्जांपल मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आपने सामान बेचा, आपको पैसा आया। ये बिजनेस का क्या काम है? रेगुलर काम है, और ये एक तरह से बिजनेस इससे क्या जनरेट करता है? इनकम जनरेट करता है। तो इसको हमने क्या बोला? ये कौन सा रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद कमीशन एंड फी रिसीव्ड। अब बचाओ, कमीशन रिसीव होना क्या है? इनकम। फीस रिसीव होना क्या है? इनकम। और ये सब को कौन सा बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। तो सारे इनकम क्या है नंबर? रेवेन्यू। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना क्या है? इनकम। कौन सा इनकम? रेवेन्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, जो बिजनेस में रेगुलरली होता है, रेगुलर इन नेचर है, और बिजनेस के लिए क्या है? सत्यम राज, गुड इवनिंग। अगला, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस विच आर इंसिडेंटल। सर इंसिडेंटल मतलब एक्सीडेंटल से याद रखो, जो कभी कभार होता है, जो कभी कभार होता है। बिजनेस में रेगुलर
नहीं है, बिजनेस का ये इनकम नहीं होता। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। सर फिक्स एसेट बताओ, कोई भी बिजनेस जैसे जो आपका चार्टर्ड कॉमर्स है, क्या ये अपना ये मान लो ये स्मार्ट बोर्ड जो आपके सामने टीवी दिख रहा है इसको बेच दे और इससे प्रॉफिट कमा ले, क्या इसको रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे कि कैपिटल रिसीट बोलेंगे? बताओ बच्चा। चार्टर्ड कॉमर्स अपना, ओके सर, चार्टर्ड कॉमर्स अपना स्मार्ट बोर्ड बेच दे, ये रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है? ओके सर बताइए। हाँ सर ही दिए थे हमको, सोमीराज। ठीक है, स्टोरी नोट्स मेरे पास नहीं था तो सर ही दिए थे। चलो, तो कैपिटल रिसीट है। नेक्स्ट, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आपका कैपिटल रिसीट है। अब बताओ, ऑनर ने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, तो क्या है ये कैपिटल रिसीट की रेवेन्यू रिसीट? नहीं नहीं, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी होगा भाई। ठीक है, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, अरे लोन लेना, और लोन क्या है ये? लोन से जो पैसा आता है कौन सा रिसीट है? अमरजीत सही बोला, कैपिटल रिसीट, वेरी गुड। EV4 वालों की तरफ से राम राम। ठीक है, चलो, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, तो हम लोन से आपको अमाउंट रिसीव हुआ है तो इसको कौन सा रिसीट बोलेंगे जी? कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये बिजनेस का रेवेन्यू नेचर नहीं। वेरी गुड आदित्य। चलो आगे, तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। आ जाइए सर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को भी बच्चा दो भाग में बांटा गया। ठीक है, ओके सर सही है, हाय सर आई एम बैक, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आ जाओ, एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा करते हैं वो भी कितने तरह का होता है जी? दो तरह का। अब बताओ सर, जो खर्चा करते हो वो भी दो तरह का है। ठीक है, तो उसको भी बांटा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले समझते हैं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed asset is termed as capital expenditure। तो अगर आप वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट मतलब कोई भी खर्चा आप असेट्स को खरीदने में या असेट्स का अर्निंग कैपेसिटी बनाने में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अर्चना कुमारी, दो टाइप। ठीक है, तो या तो आप असेट्स खरीद रहे हो या आपके खर्चे की वजह से असेट्स का लाइफ बढ़ जा रहा है या आपको असेट्स का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे रहे हो। बताओ कौन सा रिसीट हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट सर, जिसका पूरा बेनिफिट, ऐसा खर्चा जिसका पूरा बेनिफिट एक काउंटिंग पीरियड में ही मिल जाएगा, उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके कारण कोई भी अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस का कोई भी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता है, बस ये मेंटेन करने के लिए होता है। क्या होता है? सिर्फ ये मेंटेनेंस में आपका। तो बताओ, सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? किड्स टीवी शो, गुड इवनिंग सर। सैलरी पे किए हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? जल्दी बताओ। रेवेन्यू, क्योंकि वो बिजनेस में नॉर्मली होता है, उसका सारा बेनिफिट हमको एक साल में मिल जाएगा। कैपिटल किड्स टीवी शो, कैपिटल कैसे हो जाएगा? सैलरी पे करना। ठीक है, वेजेज पे किए हैं, बताओ रेवेन्यू की कैपिटल? वेजेज पे किए हैं, रेवेन्यू। ठीक है, आदित्य सही बताया भाई, रेवेन्यू है। चलिए, अब बताओ एक चीज, नया एसेट खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं? नया एसेट्स खरीदे हैं, उसका इंस्टॉलेशन कराए हैं, जो इंस्टॉलेशन 5,000 रुपये का कराए, इंस्टॉलेशन का खर्चा रेवेन्यू है कि कैपिटल? ये वाले का आंसर बताओ, थर्ड वाले का। आपने एक असेट खरीदा है, असेट को इंस्टॉल करने का खर्चा रेवेन्यू है कि कैपिटल? वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो कुछ कुछ बातें ध्यान रखिए। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है किस चीज में यूज होता है? फिक्स असेट में आपको एक्वायर करने में, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है,
आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस का बढ़ जाएगा, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपका कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। अब बताओ, गाड़ी में पंचर हुआ था, पंचर बनवा लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू की कैपिटल? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो बिजनेस का गाड़ी है, लेकिन गाड़ी का इंजन ही चेंज करा दिया, बताओ क्या हो जाएगा? गाड़ी का इंजन ही चेंज करा दिए, गाड़ी का इंजन चेंज करा दिए, रेवेन्यू का कैपिटल। आदित्य, आदर्श, आदित्य सही बोला, कैपिटल। अर्चना कुमारी कैपिटल, वेरी गुड। सत्यम कैपिटल, गुड गुड गुड। आदर्श, अमरजीत पहले सही बताया था, वो बोला भी सही है। अर्चना, आदित्य, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर एक टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू इन नेचर है, क्या है, रेवेन्यू इन नेचर, लेकिन उसका पूरा बेनिफिट आपको जो बेनिफिट है वो नंबर ऑफ ईयर्स में मिलेगा। सीक्रेट। चलो फॉर एग्जांपल, गलती से, मतलब ऐसा हो सकता है, इमेजिन, वही एग्जांपल जो क्लास में देते हैं, स्टार्टेड कॉमर्स ने शाहरुख खान से प्रचार करा लिया, एडवर्टीजमेंट करा लिया, है ना? तो अब बताओ कि 5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। 5 करोड़ रुपया क्या हो गया? 5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। तो अब ये खर्चा को हम एक साल में राइट ऑफ कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसा खर्चा जो बहुत सालों के लिए होता है, ऐसा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो बहुत हेवी हो गया, उसको हम एक साल में यू बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट हमको और कुछ सालों तक मिलेगा। तो ऐसे खर्चे को हम लोग डेफर करते हैं और उसी को बोलते हैं डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेचर रेवेन्यू ही है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वैसे का बेनिफिट आपको 3 से 7 सालों तक नॉर्मली मिलता है। कब होता है? जब ह्यूज अमाउंट एडवर्टीजमेंट पे लगा देते हैं हम लोग। इसी क्या है सर, कोहली आउट हो गया, बताइए, तो दुख की बात है। आदर्श सर 5 करोड़, अरे हो सकता है, क्या बात कर रहा तुम, किसी मलके को ले रहा है, तुम ले रहा है। आइए एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस क्या है? तो आगे से कभी कोई पूछ दे सर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, देखो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है, लेकिन आपका एक्सपेंस रेवेन्यू ही होगा। एक्सपेंस का मतलब जो क्यों इनकर हो रहा है, आपके गुड्स को प्रोड्यूस और बेचने के लिए। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, परचेज, वेजेज, सब क्या है? एक्सपेंसेस। रेंट आपने पे किया, क्या है? एक्सपेंस। असेट्स का वैल्यू गिर रहा है, डेप्रिसिएशन, क्या एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंडिचर दोनों हो सकता है, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी, लेकिन एक्सपेंस जो आपका गुड्स को प्रोड्यूस करने और सेल करने में हम लोग। सर इनकम क्या होता है? अरे इनकम कुछ नहीं बचा, एक्सपेंस, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, जितना आपने रेवेन्यू कमाया और जितना आपने खर्चा किया, वही है आपका इनकम। लेकिन सर प्रॉफिट क्या होता है फिर? तो इनकम और प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जितना भी तरह का रेवेन्यू है, मेन रेवेन्यू, अदर इनकम, सब, और जितना भी तरह का खर्चा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो सर हम पर प्रॉफिट और गेन क्या दोनों सेम है? प्रॉफिट और गेन दोनों सेम है। टेक माय नेम सर, शिवम कुमार, बिल्कुल ब्लैक वर्ड। आपका क्या नाम है सर? अरे शुभम ही नाम है मेरा। शिवम कुमार कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। ब्लैक वर्ल्ड सर, हाँ आपको नेम मिलेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ब्लैक वर्ल्ड, अब नाम बताओ यार। सर MB1 में सिद्धार्थ सर को डालने को बोलो, सीसी को। ठीक है बच्चा, तुम लोग बोलो, बच्चा लोग बोलेगा ना। आदित्य नो, ठीक है। आदर्श यस सर। आइए गेन। तो बच्चा गेन और इन आपको प्रॉफिट दोनों अलग अलग। गेन कब होता है? गेन होता है अगर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इंसिडेंटल है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड को बेच दें, जो आपका स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, इसको बेच दिया सीसी ने, उस पर कुछ 1 आध लाख रुपया कमा लिया, 1 आध लाख कमा रहे, मतलब 5,000 रुपया कमा लिया।
तो ये क्या है, क्या ये सीसी का काम है? नहीं। तो इससे जो आपको इनकम होगा वो कौन सा इनकम होगा? आपको इसको क्या इनकम बोलोगे कि गेन बोलोगे बच्चा? गेन बोलेंगे। ठीक है। ब्लैक वर्ल्ड, अरे ठीक है ठीक है। टूट सर, ओ माय गॉड। चलो, तुम लोग जो है मजा ले रहा है मेरा। आइए सर, लॉस। लॉस को समझते, लॉस क्या? देखो, लॉस का मतलब तो ये हुआ कि दो डिफरेंट मीनिंग है भाई। पहला तो ये है कि आपके बिजनेस का साल भर आपने परफॉर्म किया, सारा खर्चा इनकम सेल कब करने के बाद आपको लॉस हुआ, तो ये भी लॉस का मतलब है। पहला मतलब लॉस का यही है। तो सर पहला क्या, दूसरा मतलब है? तो अरे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही लॉस का दूसरा मतलब क्या है? पहला तो ये है कि आपने साल भर सारा सेल किया, सारा खर्चा किया, उसके बाद नेट में आपको क्या आ गया? लॉस आ गया। तो टोटल एक्सपेंसेज एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू, तो जितना रेवेन्यू हुआ उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो क्या है? लॉस। पर दूसरा मतलब, सेकंड मतलब ये है कि फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लॉसेज डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज इनकर टू जनरेट रेवेन्यू वेयर लॉसेस डू नॉट। सर एक्सपेंस और लॉस में क्या फर्क है? लॉस बाय फायर, तो आग लग गया, तुम लोगों को पता है, ये भी क्या आपका लॉस? तो लॉस का दो मतलब होता है। लेकिन सर लॉस और एक्सपेंस, देखो, एक्सपेंस इसलिए किया जाता है ताकि बेनिफिट हो, लॉस कोई शौक से नहीं करता है, लॉस हो जाता है। अब लॉस आग लग गया तो तुम उसमें क्या ही कर सकते हो, तो वो दूसरा मीनिंग है लॉस का। सर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गया, हाँ हाँ। सर आप प्रोग्राम में किस चीज़ में पार्टिसिपेट किए, और हम क्यों प्रोग्राम में पार्टिसिपेट? तुम लोग करो भाई, हर बात पर स्मार्ट बोर्ड की क्यों सेल कर रहा है सीसी वाला? अरे अरे, सर आदर्श भाई ये पीडीएफ भेज दियो, ओके ओके। चलिए, बाकी परचेज, परचेज रिटर्न, देखो यहाँ पे, देखो परचेज का मतलब क्या होता है? सर परचेज किसके लिए यूज करते हैं? जब भी आप अपने बिजनेस में गुड्स खरीदोगे, सिर्फ उसी के लिए परचेज वर्ड यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? गुड्स खरीदने के लिए। असेट्स खरीदने के लिए कभी भी परचेज वर्ड यूज नहीं होगा। परचेज अकाउंट हम किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए। तो जब आप बिजनेस में गुड्स खरीदते हो तो आप क्या बोलते हो उसको? तो परचेज वर्ड यूज होता है गुड्स के लिए। सर गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब जिस चीज का बिजनेस डील करता है। जैसे आदित्य विजन है बच्चा, बताओ किस चीज का डील करता है? जितना भी एसी फर्नीचर जो भी इसके यहाँ एसी फ्रिज वगैरह लगा हुआ है, सब क्या है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ब्लैक वर्ल्ड मेरे को इग्नोर किया आपने। कैपिटल क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई संगीता कुमारी तुमको? परचेज नहीं समझ में आ रहा है, गुड्स नहीं पता है? ठीक है। अब आदित्य विजन है, बताओ आदित्य विजन के लिए जो फ्रिज है वगैरह है वो क्या है? गुड्स है कि एसेट है? बताइए। आदित्य विजन के लिए जो इतना भी फ्रिज वगैरह है, आदित्य विजन जो फ्रिज एसी वगैरह रखे हुए उसके लिए गुड्स है कि एसेट है? सर गुड्स है। गुड्स मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, मतलब बिजनेस जो सामान खरीदता है बेचने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। अब चार्टेड कॉमर्स में जो आपको जितना भी आप कोचिंग में एसी फ्रिज वगैरह सब एसी कर एसी स्मार्ट बोर्ड सब लगा हुआ है, क्या है? एसेट के लिए, क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब जब आप गुड्स को रिटर्न कर देते हो, जो भी आपने गुड्स खरीदा था, आप किसी भी वजह से आप उसको क्या कर दिए? चलिए कुछ बात को देखते हैं और। ट्रेड रिसीवेबल, बिजनेस में सर ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है कि मान लीजिए आपने सामान बेचा था, सामान बेचा किस पर? उधार पे, क्रेडिट पे। अब आपको सामने वाले से उसके लिए पैसा लेना है। क्या लेना है? पैसा लेना है। तो जब आप सामान उधार पे बेचते हो और पैसा लेना होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटर्स। क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो ट्रेड रिसीवेबल दो तरह के होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल दोनों एक ही केस में यूज होता है कि आपने सामान उधार पे बेचा था और आपको उससे पैसा लेना है। और इसके दो, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। ठीक है। बिल रिसीवेबल आपको इससे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ही हटा दिया गया। मतलब दोनों का मतलब यही होता है कि आपने सामान उधार पे बेचा है और आपको पैसा लेना है। क्या इसी के लिए गुड्स तो बोल सकते हो बच्चा कि बुक्स हो सकता है, बुक्स इसने खरीदा है वीके से, तो गुड्स बोल सकते हो। जो बुक खरीदा, तुम लोग को बुक दिया है वीके वाला। सर ट्रेड पेबल, पेबल
मतलब पैसा देना है। अच्छा, तो ट्रेड पेबल अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज। आपने सामान खरीदा, आपका बिजनेस है, और आप सामने सामान खरीदा उधार पे, अब इसके बदले आपने कोई पैसा नहीं दिया, आपको देना है। इसको इसमें हम उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल। जैसे और जिससे हम सामान खरीदते हैं, और जिससे हम सामान खरीदते हैं और पैसा नहीं दिए, तो सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मतलब दोज पर्सन ऑफ फ्रॉम जिसने हमने गुड्स खरीदा है और सर्विस प्रोक्योर किया है और पेमेंट अभी तक नहीं किया है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर। तो क्रेडिटर और डेटर ध्यान बस ये रखना है, आपने जिससे उधार में गुड्स खरीदा तो आपके लिए वो सामने वाला क्रेडिटर, आपने उधार में सामान किसी को बेचा तो सामने वाला आपका। बाकी हम लोग बाकी टर्म्स आगे बात करेंगे, आइए नेक्स्ट। तो टर्म्स में इतना ही था भाई मेनली, बाकी तो और भी बहुत सारे टर्म्स है। सर स्पाइडरमैन की मर गई, आरआईपी ग्वेन, अरे यार आरआईपी, ठीक। गुड्स भी तो असेट ही है, नहीं बच्चा, गुड्स असेट नहीं है। गुड्स असेट्स जो आपके साथ लंबे टाइम तक आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, उसके लिए गुड्स बोलते हैं। असेट, असेट गुड्स क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहीं पे ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर प्रिंसिपल स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं रहे, ठीक है। तो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जिस बेस पर, जिस सिद्धांत पर आपका अकाउंट चलता है, तो हर साइंस में अपने प्रिंसिपल्स है, कुछ तो कुछ बेसिस है जिसकी से आपका वो सब्जेक्ट या कहीं भी, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी अपना कुछ प्रिंसिपल और सिद्धांत होता है, वैसे ही अकाउंटिंग पूरी दुनिया में आज अकाउंट्स यूज हो रहा है। विदाउट अकाउंटिंग फाइनेंस नहीं है। तो अकाउंटिंग को सही तरीके से किया जाए तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल गाइडलाइंस दिए गए कि विदाउट दिस प्रिंसिपल्स आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। चलिए, तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट्स है, कन्वेंशन, रूल्स और गाइडलाइंस। क्यों है सर? देखो इंडिया में अकाउंटिंग हो रहा है, बाहर भी अकाउंटिंग हो रहा है, तो अब इंडिया वाले को तो बाकी सब देशों के बराबर रहना है। तो सबको क्योंकि तो सिमिलर रहने के लिए हमारे जो रिलायंस का अकाउंटिंग हो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो प्रिंसिपल आपके बाकी देश दुनिया में जो अकाउंटिंग हो रहा है। तो हम लोग पूरे देश ने मिलके या इस तरह से कुछ चीज़ों को माना है कि सब अकाउंटिंग अगर करेंगे तो इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। अब in addition, accounting standard issued by Institute of Chartered Account of India has also constitute the theory base of accounting. तो सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या? देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, there are some standard language and set rule which have been generally accepted by accountants all over the world. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन जिसको पूरी दुनिया भर के अकाउंटेंट ने माना और आज उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं उस रूल को, वही क्या है? एक तरह से आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इंडिया भी, यूएस भी, यूके भी, इंडिया में भी अकाउंटिंग हो रहा है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है, यूके में भी अगर अकाउंटिंग हो रहा है तो इस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले सर काइंड्स ऑफ अकाउंट, एक एक मिनट। देखिए यहाँ पे पहला अकाउंटिंग आपको क्या दिया गया? काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म, जैसे कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ कन्वेंशंस है, कुछ कंसेप्ट्स है, डॉक्ट्राइन्स, रूल्स, पोस्टुलेट्स एक्सेट्रा। इसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो पहला कैटेगरी है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। सर अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब, तो बच्चा तीन बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस,
3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है जिसके बेस पर ही पूरी दुनिया में अकाउंटिंग होगा। तो सबसे पहले तो आपको 3 चीजों को मानना ही होगा, उसके बाद ही आप अकाउंटिंग कर सकते हो। तो 3 चीजों में देखिए यहाँ पे, फॉलोइंग में बी ट्रीटेड एज बेसिक्स एजम्पशन। 3 बेसिक एजम्पशन है, ठीक है, ये 3 बेसिक कंसेप्ट है, बाकी बहुत सारे कंसेप्ट और एजम्पशन है, बट 3 बेसिक। पहला आपका क्या है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। अगर आप किसी बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे होगे तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बिना आप नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है, चलो। तो सर गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब कोई बता सकता है? गोइंग कंसर्न मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है, अकाउंटिंग जब कर रहे होते तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तभी आप करंट और नॉन करंट का बाइफरकेशन कर सकते हो कि करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहला चीज आपको क्या मानना है, ये एज्यूम करना है कि जो बिजनेस है वो विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। लंबे टाइम तक आपका जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। सबसे पहले तो ये मानना है। अगर आप ये नहीं मानते हो तो उसका अकाउंटिंग अलग तरीके से होता है। तो फिलहाल जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो ये मान के करते हैं कि बिजनेस आपका चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो करना, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न मतलब जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो ये मान के चलते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। जब तक हमको दिख रहा है, फोरसीएबल फ्यूचर, जहां तक हम देख सकते हैं तब तक आपका बिजनेस चलता रहे। चलिए, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है दोस्त। तुम लोग भी देख रहे हो, 2 दिन पढ़ता है फिर तीसरा दिन नहीं पढ़ता है। एंड हियर द टीचर्स आर वेरी बैड। अरे ऐसा बात तो नहीं है बच्चा, किड्स टीवी, अच्छा कर्नाटका वाले, कर्नाटका तो भाई बहुत, ठीक है। चलो, कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी का मतलब देखो, तुम लोग भी पढ़ते हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो कंसिस्टेंसी है, जो तुम लोग मेंटेन नहीं करते हो। 2 दिन पढ़ते हो फिर तीसरा दिन नहीं पढ़ते हो। वैसे ही जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो आगे चल के अकाउंटिंग जो भी प्रिंसिपल हम यूज करें या जो भी मेथड हम यूज करें, ये नहीं कि इस साल ये मेथड यूज करो अगले साल कोई और मेथड यूज करो। तो हर साल मेथड हमको बदलना नहीं है। तो मेथड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ईयर टू ईयर। तो सर क्या कभी ये मेथड नहीं बदल सकते? बच्चा ऐसा नहीं, ये शुड बोला जा रहा है, नॉट मस्ट। आप बदल सकते हैं बट उसका कुछ बेस होना चाहिए। आप बताइए कि मेरे इस कारण से बदला। तो ईयर टू ईयर आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा आपका, ताकि कंपैरिजन कर पाओ पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट को कंपेयर करना है। पिछले साल आपने कुछ डिफरेंट मेथड से कुछ कैलकुलेशन किया था, इस साल डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किया, तो इससे ट्रस्ट वगैरह भी थोड़ा घटता है। तो आपको क्या करना है, एक मेथड या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है ईयर ऑन ईयर। आइए, तो कंसिस्टेंसी तो 2 बेसिक हो गया बच्चा, गोइंग कंसर्न और दूसरा क्या हो गया, कंसिस्टेंसी। हिमांशी, हिमांशु के तो, अरे हिमांशु तुम कहाँ से रहे स्पाइडी? अक्रूवल कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। इसी बेस पे आपका अकाउंटिंग हो रहा है। पहला ये मानना है। तो सर अकाउंटिंग जनरली 2 तरह का होता है जो को फॉलो नहीं होता है। एक होता है कैश बेसिस और दूसरा अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, देखो खर्चा और इनकम, जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो इनकम जो जिस ईयर से रिलेटेड है उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा। अगर मेरा खर्चा 2024-25 का है तो हम 24-25 में ही रिकॉर्ड करेंगे, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला। ये मैटर नहीं करता कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। अगर इनकम इस साल से रिलेटेड है, 24-25 का इनकम है तो 24-25 में रिकॉर्ड होगा, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला। तो ये मैटर नहीं करता है एक्रूवल बेसिस में कि आपको पैसा मिला है या नहीं। अगर आप एक्सपेंस आपने खर्चा कर दिया, आपको बेनिफिट उसका फॉर एग्जांपल मिल गया, ठीक है, तो आप उस खर्चे को रिकॉर्ड करोगे। सामने वाले को आपको सैलरी देना था, बेचारा वो काम कर दिया है, आपने पैसा उसका नहीं दिया, तो जब तो ऐसा नहीं है कि जब सैलरी दोगे तो खर्चा रिकॉर्ड करोगे। उसने काम अभी आपको इस साल करके दिया है तो इसी साल सैलरी रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस, आप रेंट था तो आपने मार्च मंथ का रेंट नहीं दिया, तो क्या उस मार्च मंथ का रेंट रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं। आप मार्च मंथ का पेमेंट किए हो चाहे नहीं किए हो उससे मतलब नहीं है।
आप अगर रेंट रह लियो, आपको उसका बेनिफिट मिल गया तो आपको रिकॉर्ड। चलिए, तो हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इट प्रोवाइड्स मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज। परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, खराब रहा, ये बेटर बताता है आपको। तो एक्रूअल कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। इन एक्रूअल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल। ये मैटर नहीं करता है कि आपको कैश मिला है कि नहीं मिला है, किसमें, एक्रूअल बेसिस। ठीक है। अकाउंटिंग कुछ आपके प्रिंसिपल्स अलग वाले, दूसरे पार्ट वाले। सर, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? जब अकाउंट्स का पहला दिन ही ये बताया जाता है कि बिजनेस एंटिटी क्या बोलता है कि ऑनर और मैनेजमेंट अलग है। ऑनर और मैनेजमेंट क्या है? अलग अलग है। सबसे पहले तो जब आप अगर अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको इस बात को मानना होगा। क्लास 12 का थ्योरी कब होगा? थ्योरी तो चल ही रहा है उसका। ब्लैक वर्ल्ड करा रहे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट यूनिट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो बिजनेस को अलग मानना है, ऑनर, मैनेजमेंट सब अलग है। तभी तो आप ये बोलोगे कैपिटल, ऑनर पैसा लगाता है तो कैपिटल है, और कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को वो पैसा लौटाना है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑनर और बिजनेस क्या है? अलग अलग है। मैनेजमेंट और बिजनेस क्या है? अलग अलग। ये सेपरेट यूनिट है फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ऑनर्स। नेक्स्ट सर, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसका मतलब मनी मेजरमेंट ये बात बोलता है कि आप उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दो मैनेजर में लड़ाई हो गया, हम कॉलर फाड़ा फाड़ी हो गया, ठीक है, वो भी बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हुआ, क्या उसको मनी के टर्म्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। तो क्या वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आइए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग पीरियड, दो तरह का तुमने ईयर सुना होगा जी, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है भाई, बताओ कोई। बताओ जल्दी, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? सर फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म कब होता है? 31 मार्च। ठीक है, वैसे ही कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से, खत्म कब होता है? 31 दिसंबर। तो अब बताओ, अब बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। तो आज मान लो बिजनेस शुरू हुआ, चल रहा है चल रहा है, 4 साल 5 साल 6 साल चल रहा है, भाई एक टाइम लिमिट तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हाँ। तो हमने क्या माना, जो 12 महीना का पीरियड है उसको हमने बोला कि हम हर 12 महीने पे अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो जीवन जो कंपनी का लाइफ टाइम है उसको हमने क्या बांट दिया, डिफरेंट टाइम इंटरवल में बांट दिया। किस लिए? ताकि हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर सकें। और जनरली कितना माना गया है? 12 महीना पीरियड को यूजुअली अडॉप्ट किया गया। तभी 1 अप्रैल से 31 मार्च, तभी तो आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, नहीं तो बिजनेस चलता रहेगा, कभी प्रॉफिट और लॉस ही नहीं निकालेगा आदमी। तो क्या होगा? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड डिटरमाइन किया गया, और उस किसको माना गया? 12 महीने के पीरियड को। किस लिए? ताकि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को हम कैलकुलेट कर सकें, बिजनेस के परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकें। तो अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इसके अलावा एक प्रिंसिपल और था, मैचिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल। सर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि हम एक्सपेंस और इनकम जो है, आपका रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करते हैं 14 फरवरी को। अरे ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे क्लास को रोकते हैं मेरे। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा मोड़ा थ्योरी बचा है वो, और हम लोग अब
प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। बहुत हुआ थ्योरी, अब होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे फ्राइडे 3:05 3:10 के पास पास, ठीक है। सर आ जाइए, यहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ आ रहे हैं। ब्लैक वर्ल्ड अब्दुल्ला सर, हाँ अब्दुल्ला आ रहा है, आ रहा है। तुम लोग खाली कमेंट करे आता है क्या रे, करता भी है। ठीक है अब्दुल्ला, आ रहा है। पढ़ तो तुम पढ़ता तो है नहीं तुम, ठीक है। चलिए यहीं पे रुकते हैं क्लास को।